हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। हिजाब विवाद पर बटी सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय, बड़ी बेंच को भेजा गया मामला। जी हां, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच इस मुद्दे पर अलग अलग उनकी राय थी। ऐसे में अंतिम फैसला नहीं सुनाया जा सका। बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूरे मामले में अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर बैन को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि चूंकि इस मामले पर हमारे विचार अलग अलग हैं, ऐसे में इसे चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि वो बड़ी बेंच का गठन करे। इसके साथ ही अब इस मामले पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगा, जहां एकमत से या फिर बहुमत से फैसला हो सकेगा। इससे पहले जस्टिस गुप्ता ने हिजाब को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस धूलिया ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षा जरूरी है और इस बैन से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि यह मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है, ऐसे में इस पर कोई बैन नहीं होना चाहिए। दुबई में फ्लाइंग कार ने भरी पहली उड़ान, इस तरह से पब्लिक उठा सकेगी इसका मजा। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में चीन की फ्लाइंग कार ने पहली सार्वजनिक उड़ान भरी। दुबई में 90 मिनट तक इन कारों ने आसमान में उड़ान भरी। इन फ्लाइंग कार का इस्तेमाल पब्लिक टैक्सी के तौर पर किया जाएगा। इन कारों का निर्माण चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता एक्सपेंग इंक ने किया है। ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की दिशा में काम कर रही है। X2 एक 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है, जिसे वाहन के प्रत्येक कोने पर 2 8 प्रोपेलर द्वारा उठाया जाता है। फ्लाइंग कार की निर्माता कंपनी ने इसे अगली पीढ़ी की उड़ने वाली कारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया है। इस मौके पर एक्सपेंग एरोएट के महाप्रबंधक मिगुआन क्यू ने कहा कि हम इंटरनेशनल बाजार में कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं। हमने पहले दुबई शहर का चयन किया क्योंकि दुबई दुनिया का सबसे नवीन शहर है। यूपी ईवी पॉलिसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 10 लाख को मिलेंगे रोजगार। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारी छूट। जी हां, यूपी की योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार भारी सब्सिडी देगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। इससे प्रदेश भर में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। अगले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो समान छूट चौथे व 5वें वर्ष में भी जारी रहेगी। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं। अब निसान रूस से समेटेगा अपना कारोबार, $687 मिलियन का हो सकता है नुकसान। जी हां, जापानी ऑटोमेकर निसान ने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला किया है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक कारखाने समेत अपनी सभी कारोबार निसान रूसी सरकार को बेचेगी। निसान ने रूसी सरकार के स्वामित्व वाली यूनिट NAMI को $1 से भी कम में बेच देने का ऐलान किया है। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग में निसान की प्रोडक्शन और रिसर्च फैसिलिटी के साथ साथ मॉस्को में सेल और मार्केटिंग केंद्र भी शामिल है। इसका मतलब है कि जापानी वाहन निर्माता को $687 मिलियन का नुकसान हुआ है। निसान ने साल 2009 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में SUV गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था। वाहन कंपनी ने बिक्री में मूल्य का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे उस पर 100 अरब येन यानी $68 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि निसान ने कहा है कि रूस में उसके कर्मचारियों को 1 साल के लिए रोजगार सुरक्षा मिलेगी।
चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे गुट का आरोप, पूर्वाग्रह से तय किए गए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। अब ऐसी खबरें हैं कि गुट ने 12 सूत्रीय पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह देने में पक्षपात किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे के पक्ष में पूर्वाग्रह था। हाल ही में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले गुट और ठाकरे कैंप को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद जन्म लेता नजर आ रहा है। पत्र में कहा गया है कि शिंदे गुट ने उन चिन्ह और नाम का चुनाव किया जिनका सुझाव ठाकरे गुट की ओर से दिया गया था। इसके साथ ही ठाकरे समूह की तरफ से दिए गए सुझावों को शिंदे गुट को कॉपी करने का मौका मिल गया। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। शशि थरूर बोले, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो करूंगा बड़ा बदलाव। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन नतीजे से पहले ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कई बड़े वादे किए हैं। शशि थरूर ने कहा कि अगर वो कांग्रेस प्रमुख बनते हैं तो पार्टी के मौजूदा संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और संसदीय बोर्ड का भी गठन करेंगे, जो कई वर्षों से नहीं बना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सही मायने में सशक्त बनाना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराया जाए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का प्रसार हो सके। हर कमेटियों के अध्यक्षों को ताकत देनी होगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के G23 समूह के नेताओं की यह प्रमुख मांग रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के अलावा कार्य समिति का भी चुनाव कराया जाए। थरूर भी इस समूह में शामिल थे, जिसने सोनिया गांधी को अगस्त 2020 में पत्र लिखा था। बता दें कि कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में जिस पर 9 संकल्प को जारी किया था, उसमें एक परिवार एक टिकट संगठन में 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व देने समेत कई सुधारों का वादा किया गया था। इस बात को भी शशि थरूर अमल में लाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को इसकी मतगणना होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। खड़गे की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। राष्ट्रपति बाइडेन से पहले ट्रंप मनाएंगे दिवाली, रिजॉर्ट में आतिशबाजी का कार्यक्रम। जी हां, भारत समेत दुनिया भर में दिवाली के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका में 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति बाइडेन अपने आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक दिवाली कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। इसमें भारतीय समुदाय के कई लोग शामिल होंगे। इसके अलावा कई और अमेरिकी राज्यों में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने अपने स्तर पर भारतीय समुदाय के साथ दिवाली के जश्न में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने आधिकारिक घर व्हाइट हाउस में 24 अक्टूबर को अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ मेहमानों का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित मार ए लाओ रिसोर्ट में 21 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए रिपब्लिकन पार्टी के हिंदू विंग रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन ने कहा कि ट्रंप के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता मार ए लाओ रिसोर्ट में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ साथ दिवाली का पर्व दुनिया के हर बड़े देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल ही दिवाली पर व्हाइट हाउस में दीपक जलाकर लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी थी। रेलवे कर्मचारियों को मोदी कैबिनेट का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा 78 दिनों का बोनस। जी हां, दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बार भी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है, जिससे देश भर में 11,27,000 कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की जानकारी दी, जिसके मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर सरकार 1823 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। बता दें कि रेलवे ने पिछले साल अपने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया था। एक रेलवे कर्मचारियों को 30 दिन के हिसाब से 7,000 रुपये का बोनस बनता है और ऐसे में 78 दिन का उस कर्मचारी को लगभग 17,951 रुपया बोनस मिलेगा। इसके
इसके अलावा सरकार ने तेल कंपनियों को भी 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद एलपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। सरकार ने बताया कि जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसी दौरान देश में इनकी कीमतें 72% ही बढ़ी है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक सरकार 2 साल से एलपीजी के लागत मूल्य से कम पर उसे बेच रही है। डेविड वार्नर के लिए बड़ी खुशखबरी, कप्तानी से आजीवन प्रतिबंध हटाने पर किया जाएगा विचार। जी हां, डेविड वार्नर जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी के मजबूत दावेदार बन सकते हैं क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कप्तानी से वार्नर के आजीवन प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। 35 वर्षीय बल्लेबाज को 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के मसले के बाद सीए द्वारा 1 साल के लिए इस खेल से और जीवन भर के लिए कप्तानी से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड बैठक में इस फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी। यह वार्नर की क्रिकेट में वापसी की ओर पहला कदम है। सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले ने कहा कि हम कुछ समय के बाद अच्छे व्यवहार और ग्रोथ के लिए प्रतिबंधों की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चर्चा के लंबित रहने के मामले में कोड में संशोधन करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए बोर्ड की अनुमति चाहिए होगी। दिलचस्प बात यह है कि वार्नर ने हाल ही में खुद कहा था कि देश का नेतृत्व करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। असम, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण और गोवा और शेष छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। सिक्किम और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।